स्वागत करता हूं। हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक्स है उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो जो प्रीलिम्स के प्रश्नों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें लगातार पर्यावरण का जो दायरा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका रीज़न है कि इन्वायरमेंट स्टडी एक अपडेट स्टडी है, करंट अफेयर्स स्टडी है, क्योंकि एक नया विषय है यह दुनिया के लिए, हमारे आप के लिए। इसके पहले जो है इस विषय का बहुत महत्व नहीं था। तो पर्यावरण आप उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए विशेष महत्व रखता है जो देश विकसित हो चुके हैं। जो देश अल्प विकसित हैं या गरीबी में जी रहे हैं, उनके लिए पर्यावरण कोई बहुत बड़ा विषय नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो संसाधन का उपभोग किए ही नहीं। तो पर्यावरण के बारे में सोचे क्या। फिलहाल 1972 से जब स्टॉकहोम सम्मेलन होता है और पूरी दुनिया इस विषय की ओर, एक नए मुद्दे की ओर रुझान आता है विश्व का, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के बाद बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़ते हैं मानव सभ्यता को। इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार इस विषय का महत्व बढ़ता चला जाता है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज में बहुत इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, यही से पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत होती है। यही से पर्यावरण को हम लोग डिटेल में करते हैं, विस्तार में करते हैं और उसको अच्छे ढंग से जानते हैं। तो पहले दिन ही हमने इस पे थोड़ा सा चर्चा आपसे की थी कि पर्यावरण है क्या, और उसमें पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे शब्दों का भी जिक्र किया था। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम दोनों शब्द आए इस विषय के अध्ययन में, और दोनों का एक विशेष महत्व है हमारे इस अध्ययन में। तो जो भी कृष पांडे जी, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो क्या है पारिस्थितिकी, थोड़ा बहुत जिक्र आपसे किया था। फिर हम लोग ये जानेंगे पक्की पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तंत्र क्या है, क्योंकि तंत्र शब्द जुड़ा है, सिस्टम शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। इसका क्रमबद्ध स्टडी हम लोग करते चलेंगे कि इसका यानी यह तंत्र कार्य कैसे करता है और नेचर ने ऐसा क्यों बनाया, क्या रीजन है, और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पर्यावरण स्टडी जो है पूरी तरीके से व्यवहारिक है और कहीं ना कहीं हमारे ही संदर्भ में है, हम लोगों के संदर्भ में है कि मानव पढ़ रहा है तो मानव के संदर्भ में, और इसका महत्व क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। आज इसका विस्तार करेंगे, यही से हमारी स्टडी शुरू होगी। तो आइए हम लोग जानना शुरू करते हैं पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी को समझने के लिए पारिस्थितिकी इस शब्द से ही लग रहा है कि ऐसी स्थिति जिस पर एक दूसरे पर क्या परस्पर निर्भरता, यह ऐसी स्थिति है जिस अवस्था में पर्यावरण के दो प्रमुख कारक, जैविक और अजैविक, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं, लेकिन इस निर्भरता का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इसकी स्टडी को हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। और इससे ये जो आपसी निर्भरता है, इस निर्भरता से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो बताइए, इकोलॉजी शब्द का किसने दिया था? भानु चौहान जी, अभिषेक मौर्य,
सीमा यादव, सभी को गुड आफ्टरनून। अब बताएंगे आप लोग इकोलॉजी शब्द किसने दिया था और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। छोटा सा क्वेश्चन है, आप पर्यावरण को खूब पढ़े होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट स्टडी में इस बेसिक चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग नाम बताएंगे और थोड़ी थोड़ी परिभाषा। चलिए बताइएगा, इकोलॉजी को आप डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, क्या है पारिस्थितिकी तंत्र। अर्नेस्ट हैक्कल, अभिषेक मौर्य, गुड। टांसले ने किसका दिया था? अभिषेक मौर्य, टांसले, पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी का। तो ये जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं, लेकिन पीसीएस प्री के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ये पीसीएस प्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपके लिए अनिवार्य है, तो इसका नाम जानना जरूरी है। धीरज वर्मा, गुड। चलिए देखिए, अर्नेस्ट हैक्कल ने बात इसको डिफाइन किया था। एक सामान्य सा प्रश्न है हम लोगों के लिए, इसका नाम थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। और टांसले इकोसिस्टम को जिसने डिफाइन किया था, इसका भी नाम याद रखना जरूरी है। तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी को हम लोग बेसिक शब्द के अनुसार अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और जो किताबी भाषा है वो तो है ही है, व्यवहार में विषय को समझे कैसे। जिस दिन अगर हम व्यवहारिक जीवन में समझ गए, उस दिन किताबी भाषा को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को तो आप किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा बंटने का प्रयास नहीं करना है, अपनी व्यवहारिक जीवन में उसको जो है महसूस करने की ज़रूरत है। तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, उन घटकों के मध्य जो हमने कल आपसे डिस्कस किया, जैविक और अजैविक घटक, इन जैविक और अजैविक घटकों के जो पारस्परिक एक दूसरे से निर्भरता है, दूसरे पर निर्भरता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे हम लोग मानव जीव हैं, मानव ही है या किसी भी जीव को ले ले, एक तरफ जीव को ले ले और दूसरी तरफ वनस्पति को, एक तरफ वनस्पति और एक तरफ जीव। हम लोग जानते हैं कि जितने जीव हैं ये श्वसन क्रिया करते हैं और वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और यह भी जानते हैं कि ये श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। तो कहीं न कहीं हमारी एक दूसरे पर निर्भरता, ये तो जैविक रूप से हुआ। एक क्या है, दोनों जैविक निर्भरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी जैविक है, वो भी जैविक है, लेकिन इनका विकास बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है और इनके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। इन्हीं को समझने के लिए हमको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, इकोसिस्टम के घटकों को समझना पड़ेगा, उसको विस्तार से जानना पड़ेगा कि कार्य कैसे करता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्य करता है। आइए इसको जानते हैं, तब ये हमारा डिटेल में समझ में क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इकोसिस्टम है क्या। तो देखिए, जो हम लोग पर्यावरण के घटक पढ़े हुए हैं वो तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन इस तंत्र को चलाने के लिए नेचर ने बहुत सी चीज़ों का इजाद कर रखा है, प्रकृति ने बहुत सी चीज़ों का विकास कर रखा है किसी भी जीव के लिए, किसी भी अजीव के लिए। जैसे इस पारिस्थितिकी तंत्र के अगर घटक की बात की जाए, क्योंकि इन्हीं घटकों से, इन्हीं कारकों से यह तंत्र चलता है,
इस संदर्भ में देखा जाए तो जैसे प्रकाश आपने पर्यावरण की घटक के रूप में भी पढ़ा इसको। फिर मृदा, इसको भी आपने घटक के रूप में पढ़ रखा है, पर्यावरण के घटक के रूप में। इसके बाद तो इसको हम लोग 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, अजैविक और जैविक के रूप में। फिर देखिए वर्षा जल ऑलरेडी आपका पर्यावरण का घटक है, लेकिन यहाँ पर वर्षा का बहुत बड़ा महत्व होगा इस इकोसिस्टम के लिए। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ही अनिवार्य है। अगर हमें आप हैं, अगर किसी शुष्क स्थान पर चले जाएं तो हमारा आपका जी पाना बहुत ही कठिन होगा। जल भी उपलब्ध हो लेकिन वह स्थान शुष्क हो। शुष्क होने का मतलब कि उस स्थान पर जो वायु है, उस वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, यानी जो नमी है, वह कम है। क्योंकि हमारी त्वचा है, इस त्वचा को एक न्यूनतम नमी की आवश्यकता होती है। अगर उतना नमी नहीं मिलेगी, ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, तो ये शुष्क रूप से क्या होगे, दरारें इसमें पड़ने लगेंगी और हम और आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हर जीव के लिए एक आर्द्रता का होना भी जरूरी है। और आप जानते हैं कि इस पर वर्षा भी निर्भर करती है। फिर आपके लिए जरूरी है कि उस स्थान की, यानी इस इकोसिस्टम के लिए जलवायु वहाँ की कैसी है। फिर यह इस पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्थलीय बनावट कैसी है। वहाँ पर्वत है, पहाड़ है, पठार है कि नदी है, तालाब है, झील है, मैदान है, वन क्षेत्र है, मरुस्थल है, क्या है, समुद्र है, किस प्रकार का है। स्थलीय बनावट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये जो विभिन्न कारक हैं, ये घटक हैं, क्योंकि इन्हीं घटकों की सहायता से ये पूरा तंत्र एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो जैविक कारकों में वही कारक होंगे जो हमारे पर्यावरण के रहे हैं, जैसे कि सभी पादप या हरी वनस्पतियाँ, जितनी हरी वनस्पतियाँ हैं सबको हम लोग शामिल करेंगे, चाहे वो जली हो चाहे वो स्थलीय हो, जितने जीव हैं वो सबको शामिल करेंगे। और जो अपघटक हैं ये सभी इकोसिस्टम के भी कारक होंगे और पर्यावरण के भी तो कारक हैं, क्योंकि पर्यावरण का विस्तार कर रहे हैं। अभी तो सतही तौर पे पर्यावरण को समझ रहे थे, अब उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया है, अब अंदर जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको बता दूं कि ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहीं से पर्यावरण को समझते हैं हम लोग, यहीं से उसको गहराई में जानने का प्रयास करते हैं। अब इसको एक एक तरीके से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रकाश का हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य के यह प्रकाश, इसका स्रोत कौन है। तो हम जानते हैं कि इसका स्रोत जो कौन है, हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है, मालिक है, जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य, जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी लगातार चक्कर लगाती है। और हम और आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा इस सौरमंडल में किसी भी ग्रह पर ना तो जल इतनी भारी मात्रा में मौजूद है और ना ही किसी, जल तो है ही नहीं है और ना ही जीव है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवमंडल मौजूद है, अन्य ग्रहों पर ऐसी स्थिति नहीं है। ये हम लोग ने सैटेलाइटों के माध्यम से भी अध्ययन कर लिया है, दूरबीनों की सहायता से भी अध्ययन कर लिया है। यानी जितनी हमारी तकनीकी है, जितने हमारे संसाधन हैं, उनके माध्यम से हमने जान लिया है कि ऐसी स्थिति पृथ्वी के अलावा और कहीं भी विद्यमान नहीं है। और यह भी हम लोग पर्यावरण के अन्य लेक्चरों में समझ लिए कि जो सूर्य का प्रकाश है वही हमारे ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। बिना उसके अब जो है तंत्र, कोई भी सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। लेकिन क्या सूर्य का प्रकाश मिल जाना ही पर्याप्त है? तो हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ सूर्य का प्रकाश से ही कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मरुस्थल है, वहाँ पर किसी वृक्ष को हम लोग वृक्षारोपण कर दें, आप जानते हैं कि फोटो सेशन खूब चल ही रहा है इसमें, व्हाट्सएप, फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया चलता रहता है।
करोड़ों पौधे लग जाते हैं और कितने पौधे बच पाते हैं, ये हमारे जीवन में महत्व रखता है। फ़ोटो खिंचवा लेना, पौधा रोपण कर देने से, फ़ोटो खिंचा देने से वो पौधा तैयार नहीं हो जाता। उस वृक्ष को तैयार करके आप अगर फ़ोटो खींच के डालते तो शायद पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्यों? आप जानते हैं कि सिर्फ सूर्य का प्रकाश मिलने से, अगर हम किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में हम लोग किसी बड़े विशाल वृक्ष का वृक्षारोपण कर दें, बरगद से उम्मीद करें कि मरुस्थल में तैयार हो जाए, तो क्या आप बता सकते हैं क्या मरुस्थल में वह बरगद का वृक्ष तैयार हो सकता है? क्या पीपल का विशाल वृक्ष वहाँ तैयार हो सकता है? नहीं, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मौजूद कारक होंगे वो इस वनस्पति के लिए पर्याप्त नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो वहाँ पर भी है ना। कर्क रेखा आपके सहारा मरुस्थल से भी गुजरती है और कर्क रेखा भारत के मध्य क्षेत्र से भी गुजरती है और कर्क रेखा चीन के मैदानी क्षेत्र से भी गुजरती है। लेकिन हर जगह कर्क रेखा पर मौजूद जो विभिन्न देश हैं वहाँ के जो स्थलीय बनावट है, जो स्थलीय कारक हैं, वह वनस्पतियों के विकास, जीवों के विकास पर निर्भर करता है। उसी पर निर्भर करता है कि कहाँ पर कैसे संरचना डेवलप होगी। तो सूर्य का प्रकाश का महत्व हम लोगों ने जाना था कि महत्व ये है कि वनस्पतियाँ ऊर्जा का जो स्रोत है, देखिए जीवाश्म होना, रासायनिक तत्वों का मौजूद होना, उनसे वनस्पतियों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नाइट्रोजन से उनका विकास हो सकता है लेकिन ऊर्जा नहीं मिल सकती। तो ऊर्जा तभी मिलेगी जब सूर्य के प्रकाश उनके ऊपर पड़े। जब जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होना आरंभ होगी और वैसे ही एटीपी जैसी ऊर्जा का निर्माण होना वनस्पतियों में शुरू हो जाएगा, क्लोरोफिल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और धरती में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनका जो एब्जॉर्बेशन है, ग्रहण करने की क्षमता भी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं सारी प्रक्रिया में से चल रही, जल मौजूद है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं तो वनस्पतियों का विकास नहीं। तो ये कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो है यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा के घटक में हम लोगों ने पर्यावरण में भी जाना था। मृदा का कितना बड़ा महत्व है ये भी हम लोग समझ चुके हैं, जल को भी हम लोग समझ चुके हैं। वर्षा, तो वर्षा से पहले हम लोग आर्द्रता को समझ लेते हैं, ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं कि किसी भी स्थान पर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का कितना बड़ा महत्व है, यह बहुत मायने करता है। अब ये ह्यूमिडिटी बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो अक्षांश और देशांतर का कल वीडियो जो है हम रिलीज करवा देंगे आपको। तो कल सुबह ज्योग्राफी का एक वीडियो आपको मिल जाएगा अक्षांश और देशांतर, उसके बाद एक वीडियो मिल जाएगा जलवायु का। ये दोनों जब आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट और भी स्पष्ट होगा। लेकिन हम आइए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, आर्द्रता, किसी भी स्थान की आर्द्रता इस पर निर्भर करती है कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ रहा है। अर्थात जैसे ही पृथ्वी है, हम लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पर लगभग सूर्य का सीधा प्रकाश पूरे वर्ष पड़ता है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर वर्ष में एक बार पड़ता है ना। यहाँ हम लोग जानते हैं कि 21 जून को पड़ता है और यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य का ऊर्ध्वाधर प्रकाश, सीधा प्रकाश पड़ता है। इन दोनों रेखाओं के मध्य जो सूर्य का लगातार ऊर्ध्वाधर प्रकाश का विस्थापन है, इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ताप है और जो ऊष्मा है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। क्योंकि आर्द्रता निर्भर किस पे करती है, जलवाष्प पर। किसी भी स्थान पर वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी। तो नमी उस तभी होगी ना जब वहाँ पर जलवाष्प बने, और जलवाष्प तभी बनेगा ना जब वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़े, क्योंकि यही ऊष्मा का स्रोत है, यही ताप का स्रोत है। अब आप ये कहिए कि सर जो है हीटर लगा देते हैं और जलवाष्प जो है खूब वाष्प निकलेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो भाई कितना बड़ा हीटर हम लोगों के पास है, और सूर्य से बड़ा हीटर तो हम लोगों के पास हो नहीं सकता,
क्योंकि सूर्य का आकार बड़ा है क्या अपना, हम लोग बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं इस सूर्य की अपेक्षा बहुत ही, लेकिन हमारा जो बौद्धिक क्षेत्र है वह इस ब्रह्मांड को समाहित करता है। यही कारण है कि मानव जैसा प्राणी इतने बड़े व्यापक सोच रखता है, इतने बड़े विषय का भी अध्ययन आसानी से कर लेता है, समझ लेता है। तो सूर्य के प्रकाश यह निर्भर कर रहा है कि कहाँ पर ऊर्ध्वाधर पड़ रहा है। तो ऊर्ध्वाधर प्रकाश जहाँ भी पड़ेगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर उष्मा और ताप की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उन स्थानों पर जलवाष्प का उत्सर्जन भी ज़्यादा होगा, अर्थात जो समुद्री सतह होगा, नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, झील होंगे, जो भी जल के स्रोत हैं उन सोर्सेस से जलवाष्प का उत्सर्जन होगा और यह जलवाष्प हमारे वायुमंडल में मिलता चला जाएगा। तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी इस पर निर्भर करेगी। फिर आप देखिए इसके बाद जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह अत्यंत तिरछा प्रकाश पड़ता है, तिरछा प्रकाश पड़ता है। तो तिरछा प्रकाश पड़ने के कारण होता क्या है कि ऐसी स्थिति में सूर्य बहुत ज़्यादा ऊष्मा नहीं दे सकता, क्योंकि तिरछा प्रकाश पड़ा, ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ पर ताप बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी कम होती चली जाती है। यही कारण है कि जो बर्फीले क्षेत्र में, जो लद्दाख का अपना भारत का क्षेत्र है, लद्दाख के क्षेत्र में बर्फ तो खूब ढेर सारा मौजूद है, लेकिन क्या वह ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा नहीं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं हो सकती, वह शुष्क क्षेत्र है। लद्दाख मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा। तो वैसे भी हमारे पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं ये भी शुष्क क्षेत्र हैं, यहाँ पे नमी कम होती है। वहीं पर जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। अब वैसे समझिए कि जो नदियों के तटवर्ती क्षेत्र होंगे वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, झील का तटीय भाग होगा वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, तालाब का तटीय भाग होगा वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र होगा वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी स्थलीय भाग के सापेक्ष। अब हम पर्वतीय क्षेत्र में चलें तो स्वाभाविक वहाँ सापेक्ष आर्द्रता कम होगी। अब अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र में चले तो स्वाभाविक वहाँ पे आर्द्रता कम होगी, पठारी क्षेत्र में चलें तो भी आर्द्रता कम होगी। तो ह्यूमिडिटी करती क्या है, ह्यूमिडिटी यह निर्भर करती है कि इसी के माध्यम से वर्षा यानी बादलों का निर्माण निर्भर करता है किसी भी स्थान पर। जैसे इसमें बारिश का मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है, तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में उसमें डाटा दिया रहेगा कि आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। वही आप जब गर्मी के महीने में देखते हैं, मई और जून के महीने में, तब आर्द्रता देखिए कितना कम बताता है। इसमें आर्द्रता सबसे 100% से भी ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि वर्षा ऋतु चल रही है। तो ये आर्द्रता सिर्फ वर्षा के लिए नहीं जरूरी है, ये हमारे आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। जब शुष्क हवाएं, देखिए जैसे आप कभी बर्फ की हवा महसूस करिए, कभी ऐसा अपने कूलर में, जैसे गर्मी का महीना होगा और कूलर में आप 2-4-5 किलो बर्फ़ डाल दीजिए, हवा खूब ठंडी लगेगी लेकिन वो शुष्क हवा होगी, उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा आर्द्रता कम हो जाती है। तो शुष्क हवा में जब हम सांस लेंगे तो हमारी ये जो नलिका है क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, हमारे गला सूखने लगेंगे। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि हम कितना देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमारे ब्लड, यहाँ जो झिल्लियाँ लगी हुई हैं ब्लड को रोकने के लिए, झिल्लियाँ सब टूट जाएंगी। तो वायुमंडल में नमी होना हमारे जीवन को, हमारे त्वचा को नम बनाए रखना, तो हम ही सिर्फ नहीं सुरक्षित हैं, हमारे साथ इस धरती पर जितने जीव भी मौजूद हैं सबके लिए नमी बहुत ही जरूरी है। तो जो शुष्क स्थान पर रहने वाले प्राणी हैं वहीं पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, जो अत्यधिक नमी में रहने वाले प्राणी हैं वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नमी में रहने की आदत हमारी नहीं, आर्द्रता में बहुत ज़्यादा रहने की आदत नहीं है, तब वहाँ पे सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ कारक हैं, हमारे जीवों पर निर्भर करता है। वर्षा इन दोनों पर निर्भर करता है कि सूर्य का प्रकाश की मात्रा कहाँ पर कितनी होगी और उसके स्थान की आर्द्रता कितनी होगी, और साथ ही साथ इस पर निर्भर करता है कि उस स्थान के स्थलीय बनावट की स्थिति क्या है, यानी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है कि नहीं। जैसे दक्षिण भारत के सापेक्ष उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा को आप देख सकते हैं,
भारत के मानसून के माध्यम से आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि मानसून वर्षा आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में केरल तमिलनाडु का जो क्षेत्र होगा, ये बात है तमिलनाडु में उलटते हुए मानसून वर्षा प्राप्त होगी, लेकिन केरल, गोवा और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। उधर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि समुद्र तट के निकट है। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं वर्षा की निर्भरता। लेकिन ये वर्षा हमारे लिए ज़रूरी क्यों, ये पारिस्थितिकी तंत्र के जरूरी क्यों है? वर्षा ही हमारे लिए पीने योग्य जल का स्रोत है। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के जब पर्यावरण के घटक में जल को देखा था तो उसमें देखा था कि 97% जल किसमें है, समुद्री भागों में। 1% जल जो है हम लोग उसका यूज करते हैं, और वह 1% जल किस पर निर्भर करता है, मीठे जैसे जो झीलों में जल है। मान लीजिए हिमालय क्षेत्र में झील है तो बात लगे कि बर्फ से पिघल करके झील जो है डेवलप हो जाएगा, मीठा जल बनेगा। लेकिन जो नदियों का सोर्स है वर्षा पर निर्भर करता है। हमारी जो कृषि है वर्षा पर निर्भर करती है। जो भूमिगत वाटर है, जल है, वह भी वर्षा पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं कि जहाँ पर जल का नदी, झील, तालाब, अन्य स्रोत नहीं है, उन स्थानों पर वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से वहाँ पर भी जल पहुँच जाता है। वनस्पतियों का विकास बिना जल के संभव नहीं है। तो वर्षा हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि भारतीय कृषि आपने पढ़ा होगा कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ हम लोग कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कृषि मानसून पर पूरी तरीके से निर्भर करती है। मानसून का मतलब वर्षा पर निर्भर करती है कि जिस वर्षा अच्छी होती है खेती अच्छी हो जाती है, और जिस वर्ष नहीं होती है उस वर्ष कृषि अच्छी नहीं होती है। तो ये वर्षा इस सिस्टम के लिए, क्योंकि जल का स्रोत है यह, उन स्थानों पर जहाँ पर नदियाँ नहीं है, जहाँ पर झील नहीं है, जहाँ पर तालाब नहीं है, जहाँ पर समुद्री तट नहीं है, जहाँ पर कोई स्रोत नहीं है, वहाँ पर जल का स्रोत क्या है? वर्षा है। तो वहाँ पर भी ये तंत्र डेवलप्ड होगा इस वर्षा के माध्यम से। स्थली बनावट तो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है स्थली बनावट कि कैसे, कहाँ पर कैसी स्थिति होगी, यह बहुत ही निर्भर करता है। तो स्थली बनावट जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब है। मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी भाग है, मैदान है, समुद्र तट है, नदियों का क्षेत्र है, झील का तट है, तालाब है, हर जगह ये जितनी चीज़ें हैं सब जगह का सिस्टम अपने आप अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो वायुमंडल का क्षोभ मंडलीय भाग है उसमें आपने देखा था कि जैसे जैसे ऊपर चलते हैं ताप में लगातार कमी आती है। तो ताप में कमी जब आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि बादल बहुत ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि संघनन उनका हो जाएगा और वो वर्षा कर लेंगे। उसके बाद अगर ऊपर गए तो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पर्वतों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा अच्छी नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि जब हम लोग बृहद हिमालय के क्षेत्र में होते हैं, जब हम लोग राकीज के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं, जब हम लोग एंडीज पर्वत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं, और जब हम लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं, तो उससे होता क्या है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये भी बर्फीले क्षेत्र हैं, ये सब जहाँ पर वर्षा नाम मात्र की है, वर्षा नहीं हो पाती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, क्या वहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी? नहीं हो पाती। तो ये बहुत निर्भर करता है। पठारी भाग, इस पर भी वर्षा निर्भर करता है, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में अगर पठार जैसे समुद्र तटी के निकट है, जैसे छत्तीसगढ़ का पठार है अत्यधिक वर्षा प्राप्त कर लेता है, दक्कन पठार का जो पश्चिमी भाग है अच्छी वर्षा प्राप्त कर लेता है, तो कहीं कहीं पर पठारी क्षेत्र अच्छी वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर तिब्बत के पठार क्षेत्र में चले तब वहाँ पर इतनी अच्छी वर्षा नहीं होगी। लद्दाख के पठारी क्षेत्र में चले तब वहाँ पर इतनी अच्छी वर्षा नहीं होगी। मंगोलिया के पठार में चले तो वर्षा होगी ही नहीं। तो ये स्थलीय बनावट बहुत ज़्यादा निर्भर। मैदानी भाग है अगर, तो मैदानी भाग में बादल आसानी से दौड़ सकते हैं, इनके लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यह मैदान इस पर निर्भर करता है
कि यह कितनी दूरी पर है, समुद्र तट के कितनी दूर पर है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की स्थिति क्या है, यहाँ पर वर्षा कैसी है। तो ये स्थलीय बनावट में मैदानी भागों में आप देखेंगे दुनिया में वर्षा अधिक होती है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में जल जमाव आसानी से हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जो भूमिगत वाटर है वो आसानी से रिचार्ज हो जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ बहुल मात्रा में मौजूद होती हैं। ये बात अलग है कि मासीनाम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन उसका रीज़न अलग है। वो उसका ढांचा ऐसा है कि बादल उसमें फंस जाते हैं, इस कारण से अत्यधिक वर्षा हो जाती है। लेकिन वहाँ सघन वन क्षेत्र भी है, ये भी बात सही है, लेकिन कृषि भूमि का डेवलप होना वहाँ पे आसान नहीं है। तो वहाँ जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होगी, पर्वतों के जो तराई क्षेत्र होते हैं, जैसे हिमालय का तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र यानी जैसे शिवालिक रेंज जो है आपका, जो निचला स्तर है पहाड़ी का, तो उसमें जब बादल जाकर टकराते हैं तो तराई क्षेत्र में आप देखेंगे अत्यधिक वर्षा होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे वनस्पतियाँ भी सघन रूप में पाई जाती हैं। तो स्थलीय बनावट बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो पर्वतों के जो तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि पर्वत अगर बहुत ऊंचा है जैसे हिमालय है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। तो स्थलीय बनावट भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग आसानी से आवास नहीं बना सकते, आसानी से कृषि नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि वहाँ पर हमारा निवास स्थान बहुत ही कम पाया जाता है, हमारी जनसंख्या सबसे कम होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में हमारी जनसंख्या अधिक होती। समुद्र तट है, तो समुद्री तटों में आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा, अच्छी वर्षा हो जाती है, वनस्पतियाँ अच्छी विकसित हो जाती हैं। यहाँ पर जैसे नारियल जैसे वृक्ष उग गए तो नारियल का हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं। आपका जैसे काजू के वृक्ष हैं जो कि आपके समुद्र केरल, महाराष्ट्र, जो कि गोवा के क्षेत्र में मौजूद है, तो यहाँ पर आसानी से हम लोग सर्वाइव कर। नदियाँ हमारे जीवन का प्रमुख स्रोत रही हैं। यही कारण है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास का मूल स्रोत रही हैं नदियाँ। हमारी संस्कृति का भी विकास नदियों के किनारे हुआ। चाहे हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं, चाहे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, चाहे हम लोग आज के आधुनिक सभ्यता की बात करें, कोई कितना भी बड़ा शहर हो, या तो समुद्र तट के किनारे होता है, या तो वह किसी नदी के किनारे होता है, या तो वहाँ पर कोई झील निर्मित की जाती है। तो क्योंकि नदियाँ मीठे जल का स्रोत होती हैं, ये भी हमारे जीवन को, इस सिस्टम को बहुत प्रभावित करती हैं, जीवों को प्रभावित करती हैं। झील ये भी अच्छे जल का स्रोत होती हैं, तालाब भी मीठे जल का स्रोत होते हैं। तो ये स्थलीय बनावट इस सिस्टम को बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये कहाँ पे कैसी स्थिति होती है, वैसा वहाँ पर सिस्टम बिल्ड होता है, वहाँ पर वैसी जीवों की संख्या होती है, वहाँ पर वैसे अजैविक कारक भी जो है विकसित होते हैं। अब जहाँ जीव ही नहीं वहाँ पर कोयला हो जाए, ये संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु के कारक की अगर बात किया जाए तो किसी भी स्थान पर जलवायु कई चीज़ों पर निर्भर करती है। तो जलवायु की निर्भरता किस पर है, उस स्थान पर सूर्य के प्रकाश या ताप की स्थिति क्या है, उस स्थान पर वर्षा की स्थिति क्या है। ये दोनों सबसे ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण कारक हैं जलवायु के। किसी भी स्थान पर वर्षा, ताप, स्थलीय बनावट, ये सब जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो जहाँ पर जैसी जलवायु होती है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु अगर है तो वहाँ पर वनस्पतियों का विकास कैसा होगा, अगर विषुवत-रेखीय जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसे विकसित होंगी, अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसे विकसित होंगी, अगर शीत कटिबंधीय जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसे विकसित होंगी, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसे विकसित होंगी, अगर चीन तुल्य जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसे विकसित होंगी, स्टेपी जलवायु है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु है। ये जो विभिन्न जलवायु के क्षेत्र हैं, ये जलवायु के क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण कारक है
क्योंकि जहाँ पर जैसी जलवायु वैसे मानवीय यानी जीवों की संरचना का विकास होता है, वैसे ही मानव के शरीर की संरचना का भी विकास होता है। तो ये हमारे ऊपर बहुत ही निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जलवायु को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग एक चार्ट के माध्यम से। देखिए, जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग पूरे वर्ष सूर्य के सीधा प्रकाश पड़ने के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। कैसी जलवायु है ये? विषुवत रेखीय जलवायु। फिर 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, इसे मूलतः हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर आपको मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु मिलती है, और मध्यवर्ती क्षेत्रों में आपको सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है, सवाना प्रकार की, और इधर आपको चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र मिलता है। फिर आगे हम लोग जब चलते हैं तो 40 डिग्री तक का जो क्षेत्र है एक महाद्वीप के संदर्भ में है। ये किस संदर्भ में है? महाद्वीप के संदर्भ में, किसी भी महाद्वीप की बनावट के संदर्भ में जलवायु का विभाजन। तो इधर अगर देखें तो इस क्षेत्र में हम लोगों को जैसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु मिलती है, फिर इधर स्टेपी तुल्य जलवायु मिलती है, और ये पूरा क्षेत्र जिसे हम लोग टुंड्रा या टैगा प्रकार की जलवायु क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो विभिन्न जलवायु के क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो जब इनका विकास देखेंगे तो थोड़ा सा और भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। अब एक कारक और भी है, ऋतुओं में परिवर्तन। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है भारतीय संदर्भ में। जैसे अब देखिए, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु इसमें चल रही है, फिर आने वाले समय में शीत ऋतु का आगमन होगा, फिर आने वाले समय में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इन ऋतुओं के बदलाव से धरती पर जीवों का विकास, जैसे आप देखिए कि वर्षा ऋतु में जीवाणुओं की, कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं जब आप शीत ऋतु में चलेंगे तब ऐसे कुछ जीव होंगे जो विलुप्त हो जाते हैं। जब आप ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं तो कुछ ऐसे जीव हैं जो आपको मिलते ही नहीं। तो ये ऋतुओं के परिवर्तन पर भी कुछ जीव ऐसे हैं धरती पर जिनका विकास होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है लगातार ऋतुओं के परिवर्तन से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है, किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का। अब हम लोग चलेंगे जैविक कारक को लेकर के डिस्कस करेंगे। जैविक कारक। अब देखिए, जैविक घटक में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, वही डिवीज़न यहाँ पर भी काम आएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में सभी वनस्पतियां हैं आपकी, ये सभी जीव हैं ऑलरेडी, और अपघटक में जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। अब इसमें इन
तीनों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता है, जो एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता इनकी या फिर इनका अजैव कारकों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता है, इसी से तो यह सिस्टम चलता है। लेकिन इस जैविक कारक में एक मुख्य चीज़ हम लोग देख लें। मिस्टर ओडम इनके अनुसार जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा जैविक कारकों में एक दिशा में चलती है। किधर चलती है? एक दिशा होती है। अर्थात जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, वह जीवों में, जैविक कारकों में, जैविक घटकों में एक दिशा में चलती है, वह 2 डायमेंशन में कार्य नहीं करती। अर्थात सूर्य से फिर सूर्य में वापस नहीं जाती। तो सूर्य से जो ऊर्जा धरती को प्राप्त हुई इन वनस्पतियों के माध्यम से, वह ऊर्जा पुनः वापस नहीं जाती। तो इनके अनुसार ऊर्जा हर विस्थापन के साथ, यानी एक विस्थापन का मतलब ट्रांसफर, यहाँ से हम लोग संदर्भ मिले कि हर जीव से जब एक दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है तो इसमें 1/10% की कमी आती है। अर्थात अगर 100 ग्राम ऊर्जा है तो दूसरे जीव में स्थानांतरण के समय यह मात्र कितनी बचती है? 10 ग्राम। फिर अगर कोई इसका आहार कोई जीव करता है तो उसमें बचेगा 1 ग्राम। फिर इसका आहार कोई जीव करता है तो वो 0.1 ग्राम। तो ये हर चरण पे इसकी मात्रा क्या होती? घटती चली जाती है, क्वांटिटी घटती चली जाती है। इसी से बनता क्या है? 2 चीज़ें डेवलप्ड होती हैं इससे। एक तो प्राकृतिक रूप में बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल, और एक जो हम लोग अध्ययन करने के लिए बना रखे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला व्यवहार में नहीं पाई जाती। व्यवहार में, पर्यावरण में हमको क्या मिलता है? खाद्य जाल मिलता है, फूड चेन मिलता है। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, हम लोग इसको समझने के लिए, क्योंकि ये गुथा हुआ है, इसके गुत्थी को सुलझाने के लिए, जैसे वस्त्र है, अगर वस्त्र के रेशे को एक एक निकाला जाए तो अलग अलग श्रृंखलाएं निकलती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जाल और श्रृंखला में अंतर है। आइए इसको समझते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वह हमें समझ में आएगा इस इको सिस्टम का। अब खाद्य जाल को समझने के लिए एक खाद्य श्रृंखला को हम लोग लेते हैं। जैसे घास का मैदान है, इस घास के मैदान को टिड्डा खाता है, इसको मेढक खाता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप को मोर खा जाता है, या फिर इसको गरुड़ खा जाता है। ये 2 पक्षी हैं जो इनको खा सकते हैं। अब देखिए, इस स्तर में मान लेते हैं कि घास में जो ऊर्जा की मात्रा है वह 100 ग्राम है, टिड्डों को मिली 10 ग्राम, मेढक को मिला 1 ग्राम, सांप को मिला 0.1 ग्राम और मोर को मिला 0.01 ग्राम। आप देखिए कि खाद्य श्रृंखला में जो उसकी निर्भरता जितना ही दूर होगी, अर्थात जो एक जीव पे दूसरे जीव की जो निर्भरता है, इसको फूड चेन को हम लोग पढ़ चुके हैं, शाकाहारी मांसाहारी सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन इसमें समझिए कि किसी भी जीव की निर्भरता जितना ही दूर हो रही है, अर्थात वो चैन में जितना ही ऊपर श्रृंखला में
जितना ही शीर्ष पे जा रहा है उसमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा उतना ही कम होती चली जाती है। अब बताओ, दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे घास का मैदान ही है, इसको खरगोश खा जाता है, खरगोश को मान लेते हैं भेड़िया खा जाता है, और भेड़िया को शेर खा जाता है। अब देखिए, शेर मोर को भी खा सकता है, शेर इन अन्य जीवों को भी खा सकता है। जैसे घास को गाय भी खा सकती है, घास को गाय को शेर भी खा सकता है। तो ये एक ऐसा जीव है जो इस श्रृंखला में कैसा है, शीर्ष पर मौजूद है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मोर शीर्ष पे मौजूद है। तो जो जितना ही शीर्ष पर जाएगा, अब ये शेर खरगोश मिल जाएगा तो उसका भी आहार कर लेगा, भेड़िया मिल जाएगा तो उसका भी आहार कर लेगा, अन्य कोई जीव मिल जाता है तो उसका भी आहार कर लेगा। तो खाद्य श्रृंखला में यह शीर्ष पर पहुंच रहा है। और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो यही कारण है कि इकोसिस्टम को समझने के लिए इस श्रृंखला के माध्यम से, अब देखिए ये श्रृंखला, जैसे शेर हम लोग देखे रहे हैं कि किसी भी जीव को आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको समझने के लिए यही क्या बन जाता है, जाल। तो वास्तव में व्यवहारिक जीवन में हम लोगों को खाद्य जाल ही दिखाई देता है, कोई विशेष प्रकार की श्रृंखला दिखने को नहीं मिलती। उसको समझने के लिए हम लोग श्रृंखला को देखते हैं। अब इस खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला में स्वाभाविक सी बात है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो कि शाकाहारी है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता है या जो तृतीयक उपभोक्ता है, ये दोनों कैसे हैं, मांसाहारी हैं। स्वभाव इनका कैसा है, किसी न किसी जीव को अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग देख लेंगे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर स्तर पे उसकी मात्रा घटती चली जा रही है। तो इससे यह निष्कर्ष हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला में जितना ही शीर्ष पे होता है उसकी संख्या नेचर में हमेशा कम देखने को मिलती है, और जो खाद्य श्रृंखला में जितना ही नीचे होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता के निकट होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता पर उत्पादक पे निर्भर है, ये क्या है, घास उत्पादक पर। तो ये उत्पादक पर अगर निर्भर कोई जीव है तो उनकी संख्या आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, नेचर से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। अगर शेर की संख्या बहुत ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो क्या करेगा, सभी जीवों का आहार इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और ये चैन एक एक चैन टूटना, एक एक श्रृंखला टूटना शुरू होगी। और एक समय बाद क्या स्थिति होगी कि इस श्रृंखला में बहुत सारे जीव गायब हो जाएंगे और किसी विशेष जीव की संख्या हम लोगों को देखने को ज़्यादा मिलेगी। जैसे हमने आपसे चिड़िया का एक उदाहरण दिया था कि लगातार चिड़ियों की संख्या घटती चली जा रही है। जैसे घास के मैदान से ही जो छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि घास के मैदान में भी और मिट्टी में भी मौजूद होते हैं, और इनको जो है चिड़ियाँ खाती हैं, और चिड़ियों को सांप निकल जाता है या फिर अन्य जीव इनका आहार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और मानव तो जानने के सर्वाहारी है ही है, वो भी इस्तेमाल कर लेता है। तो हम लोग क्या किए कि लगातार रेडिएशन को बढ़ाते चले गए। आज हमारी तकनीकी की मांग है, मांग का सृजन अब क्या कर लेते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र में पढ़े रखे हैं ऑलरेडी, कि जो आधुनिक उपभोक्तावाद है वह इस पे मांग करता है कि आवश्यकता कैसे जनरेट की जा सकती है। जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार के जननी, चलो ठीक है वो बात अलग है। महात्मा गांधी ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या करना होगा, हमें अपने आवश्यकता के अनुसार उपभोग करना होगा। तो जो पूंजीवादी कंपनियां हैं वो करती क्या है कि जैसे जैसे नई तकनीकी आती है, विज्ञापन के माध्यम से लगातार जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए
हमारी आवश्यकताएं क्रिएट करती चली जाती हैं। तो मोबाइल एक समय में क्या था, हमारी आवश्यकता नहीं थी, या फिर जो भी टेक्निकल चीज़ें आज मौजूद हैं जिनसे रेडिएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, एक दौर था वो हमारे लिए किसी काम की नहीं थी, और आज बिना उनके हमारा जीवन संभव नहीं है। तो उन रेडिएशनों के कारण चिड़ियों की संख्या क्या हुई, लगातार कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, और जिसके कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। आज कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सी दलहन फसलें इस श्रृंखला के टूटने से प्रभावित हुई, क्योंकि उसमें कीड़े इतने ज़्यादा लगते हैं कि अब उनका उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। तो अब रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, अब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो अंतिम रूप से वो हमारे शरीर में ही आएगा, चाहे आप किसी भी श्रृंखला को पकड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, पहले आप समझिए कि ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लियर होकर जाना चाहिए आपका, कि हर स्तर पे ऊर्जा की मात्रा कम होगी। यही कारण है कि जो सर्वोच्च शाका मांसाहारी होता है, उसकी संख्या सबसे पर्यावरण में कम होती है, और जो निचले स्तर पर होता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इस खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम लोग इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। इसी से जो ऊर्जा के विभिन्न पिरामिड बनते हैं उनको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो विभिन्न ऊर्जा के पिरामिड बनते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहा है हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके